बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का लेक्चर जो है वो कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट जो है वो कंपोनेंट्स के बारे में है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर और टेंसर के बारे में है कि ये कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट जो कंपोनेंट्स हैं वेक्टर्स के और टेंसर्स के, ये क्या होते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है वो वेक्टर्स के और टेंसर के जो कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो किए हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन लॉज भी ड्राइव किए हैं। उनसे पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन लॉज से पहले हमने मैट्रिक्स फाइंड किया है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, जो कि बिटवीन टू रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था। यानी कि हमने दो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए हैं, उनकी बेसिस ली हैं ई आई और ई आई डैश। तो उसमें हमने उनके दरमियान जो उनको ट्रांसफॉर्म करता है एक बेसिस को दूसरी बेसिस में, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स वो पढ़ा था। फिर उन्हीं को आगे लेके गए थे, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ पढ़ा था फॉर कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स और कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ टेंसर्स। तो लेकिन अब जो है वो हम स्टडी करेंगे कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स। अच्छा, उनके लिए कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स के लिए हम जो है वो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे रेसिप्रोकल बेसिस का। तो सबसे पहले हम जाते हैं रेसिप्रोकल बेसिस की तरफ, फिर जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो जाएंगे अपने कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर और टेंसर्स की तरफ। तो उनमें वो ट्रांसफॉर्मेशन लॉज भी आ जाएगा कि कोवेरिएंट कंपोनेंट्स वेक्टर्स के जो है वो कैसे आपस में ट्रांसफॉर्म होते हैं, कंट्रावेरिएंट कैसे आपस में ट्रांसफॉर्म होते हैं, या नहीं बल्कि और कि कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट आपस में कैसे जो है वो चेंज होते हैं, यानी उनका आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, जैसे इधर रिलेशन पढ़ा था कि कार्टेशियन कंपोनेंट्स कैसे चेंज होती हैं कि बेसिस चेंज करें सिस्टम, यानी कार्टेशियन कंपोनेंट्स सिस्टम जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का ही हो, लेकिन वो एक ई आई बेसिस के लिहाज से और एक ई आई डैश बेसिस के लिहाज से जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको पता है कि ई आई और ई आई डैश का क्या मतलब है। कि हम वो में ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमारे पास होता है, जो एक ई आई से ई आई डैश होता है वो दरमियान वो बताया जाता है कि ई आई डैश हम कैसे ले रहे हैं, यानी कैसे वो रोटेशन से हम कैसे ले रहे हैं, किसी भी वो एंगल की रोटेशन लेते थे, वो डिस्कस किया हुआ है काफ़ी डिटेल में। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ था वो हमें बताता था कि हम आप जो वो एक ई आई से ई आई डैश बेसिस में कैसे जाते हैं, और आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो ई आई से ई आई वाले ई आई डैश वाले कंपोनेंट्स में कैसे जाते हैं, जिनको हम वेक्टर्स के लिए ए आई या ए आई डैश, और टेंसर सेकंड ऑर्डर टेंसर के लिए टी आई जे और टी आई जे डैश के से जो है वो डिनोट कर रहे थे। तो यहाँ पे भी अब इसी तरह जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ही आएगा कि जो कोवेरिएंट जो है वो प्राइम से अनप्राइम या अनप्राइम से प्राइम, और फिर जो है वो कंट्रावेरिएंट का इसी तरह, और फिर आपस में यानी कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट आपस में कैसे जो है वो रिलेट करते हैं। दिस इज़ व्हाट वी विल हैव टू सी एंड वी विल हैव टू डिस्कस। तो उधर जाने के लिए डायरेक्ट एंड इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेसिस वेक्टर्स ये स्टार्ट करते हैं। इसके बाद फिर जो है वो आएंगी आपकी रेसिप्रोकल बेसिस। ये कंसिडर टू बेसिस E1 E2 E3 एंड E1 डैश E2 डैश E3 डैश ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट हो।
सेम पॉइंट का मतलब ये है E1 E2 E3 यानी E1 डैश E2 डैश और E3 डैश भी यहीं से ही जो है वो ड्रॉ हो रही हैं। ये वही कंसेप्ट है। देन एनी वेक्टर ऑफ द फर्स्ट बेसिस कैन बी एक्सपेंडेड विद रिस्पेक्ट टू द वेक्टर्स ऑफ द सेकंड बेसिस एंड कन्वर्सली। ठीक है, जैसे जो है वो ई आई डैश को लिखा था ना इन टर्म्स ऑफ ई आई, वो आप लोगों को जो है वो याद होगा। तो इधर भी जो है वो वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। ये हमने कहा अल्फ़ा, ये बस नोटेशन जो है ना ये ज़रा ध्यान से लिखनी है, तो यही आगे जो है वो हमें सही समझाएंगी बात को। लेट अल्फ़ा, ये आई लिखा हुआ है, नीचे आई के ऊपर डैश है, ठीक है, और ये ऊपर 1, ये फिर आई के ऊपर डैश और ये 2, ये आई के ऊपर डैश है, ठीक है। आई है सबस्क्रिप्ट में और ऊपर डैश और फिर 3, ये तीनों में ऐसे ही है। आई सबस्क्रिप्ट में ऊपर डैशेस है, ऊपर 1 2 3 है, ठीक है। ये क्या लिखा, बी द कोफिशिएंट्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ ई आई डैश। ये डैशेस बता रहा है कि वो किस बेसिस के लिहाज से है, डैश इस प्राइम बेसिस के लिहाज से हैं। और हमने कहा है कि ये जो है ये कोफिशिएंट्स हैं किसके, ई आई डैश के, लेकिन लिखा किसके लिहाज से है, विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर्स E1 E2 E3। जिस तरह उधर कहते थे ना कि E1 डैश को इन टर्म्स ऑफ E1 E2 E3 लिखा है, इधर वही मतलब है। पहले लिखा है E1 डैश को इन टर्म्स ऑफ E1 E2 E3 और ये कोफिशिएंट्स लिखे हैं ना, यहाँ पे 1 कर दिया, फिर 1 1 1 1 1, तो ये आगे फिर इसी तरह E2 डैश किया तो यहाँ पे फिर 2 2 2 हो गया। ये आई है ना, तो ये आई है तो 2 2 हो गया, तो ये चीज़ आ गई। 3 3 हो गया तो ये चीज़ आ गई। ये समीशन डाल दी फिर आगे, ये तो नोटेशन आपको पता ही है। 1 2 3 ये फिक्स है 1, समीशन 1 के वेरी कर रहा है ऊपर से 1 2 3 ई के। इसी तरह इस पे समीशन आ गया, इसी तरह इस पे समीशन आ गया। अब तीनों को किस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं कॉन्साइजली, जो है ई आई डैश ये आ गया आपका समीशन के 1 से 3 तक, आई 1 से 3 है। ये जो 9 नंबर्स हैं ना, ये 9 नंबर्स आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स ऑफ डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। जो एडम में लिखा हुआ है ना इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये उसी तरह का है, ठीक है। और ये रिलेशन उसी तरह का जो आपने जो है वो कार्टेशियन में पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे जो है वो क्यूज आए हुए थे, आपने देखा होगा। ये जो है यहाँ पे ये अल्फ़ा आई डैश के है, वहाँ पे जो है वो ये 9 नंबर जो है क्यूज के थे। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो था उसमें रोटेशन ले रहे थे, तो वो कोसाइन वगैरह के साथ जो है वो आते थे। अच्छा, अब इन्वर्स इसको कह रहे हैं, यानी कि ये था डायरेक्ट का मतलब है फ्रॉम अनप्राइम टू प्राइम, और इन्वर्स का मतलब फ्रॉम प्राइम टू अनप्राइम्ड, ठीक है। और ये जो कोफिशिएंट्स है, अब ये डैश ऊपर चला गया, बस ये ध्यान में रखना है। समीशन के पे है, डैश वैसे साथ ऊपर आता जाएगा जिस तरह ऊपर वाले में आया है 1 वाले में। तो ये जो कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स ऑफ द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब इन दोनों में क्या रिलेशन आपस में, इनवर्स और डायरेक्ट में? ये लिखा ई आई डैश सिंपल, ये वाला, इसको ओपन कर दिया ना, इसको के पे समेशन ओपन कर दिया, इसका ये चीज़ आ गई। अब ये 2 से, अब 2 हमने E1 E2 E3 2 से उठाने हैं, ये ना E1 E2 E3, यहाँ सिंपली 2 से उठाएंगे, E1 E2 E3 यहाँ पुट करेंगे, ये यहाँ पुट करेंगे, प्लस इधर पुट करेंगे, प्लस इधर पुट करेंगे, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ जाएगी। फिर E1 डैश का जो है वो हम अदा कर लेंगे कोफिशिएंट, इधर E2 डैश कर लेंगे, इधर E3 डैश कर लेंगे। अच्छा, ये इसमें हमने अलग कर लिए E1 डैश के और E2 डैश के और E3 डैश के।
तो फिर यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, इसको हम जो है वो इस तरह समीशन में डाल देंगे, यानी इस पे क्या आ गया आपका समीशन आ गया। यानी इसको ये किस पे समीशन आएगा देख लीजिए, ये और ये तो ये 1, ये अल्फ़ा आई डैश 1 डैश अल्फ़ा आई डैश 2, और आपका ये क्या आ जाएगा अल्फ़ा 2 1 डैश अल्फ़ा आई डैश 3, और अल्फ़ा जो है वो 3 1 डैश। अब ये समीशन किस किस में आ रहा है, ये अब समीशन ये आई और ये आई डैश, ये फिक्स है, ये इधर आ गया ये डैश, ठीक है। अब ये 1 डैश और 1 डैश, ये इधर 1 डैश आ गया, समीशन इधर 1 1 2 2 3 3 वो लिख दिया एल एल, ठीक है 1 2 3। इसी तरह इसके आ गया, इसी तरह इसका आ गया। अब मज़ीद उसको क्या लिख सकते हैं, फिर मज़ीद समीशन में आपको नज़र आ रहा है कि अब ये 1 और ये 1, ये 2 और ये 2 डैश, ये 3 और ये 3 डैश, ये 1 डैश, इन पे समीशन बन रहा है, वो के से लिख दिया, ठीक है। इन दो समीशन आ गए, इसको 3 कह दिया। सिमिलरली आप ड्राइव करेंगे तो ई आई आ जाएगी, उसको आप जो है 4 कह देंगे। तो 3 और 4 से ये रिलेशन निकलता है जी, ये वाला और ये वाला। ये क्या कहता है कि ये जो प्रोडक्ट्स आ रहा है ये 0 होगा 1 होगा जब ये नॉट इक्वल टू जे होंगे, और 1 होगा जब इक्वल टू जे। इसी तरह ये अब ये कैसे आता है, ये जब फ़र्ज़ करें आप इस 1 डालें ना इधर 1 डैश, ठीक है 1 डैश करेंगे इधर ही 1 डैश आ जाएगा। इससे पिछला स्टेप ये है ना ओपन हुआ है, जब 1 डैश करेंगे ना इधर भी ये यहाँ पे I1 आ जाएगा, यहाँ पे भी I1 आ जाएगा, यहाँ पे भी I1 आ जाएगा। खुद ब खुद जो है वो अब इक्विवेलेंट करने के लिए, यानी ये जो है E1 डैश और E1 डैश इनका कोफिशिएंट सेम करने के लिए, और E2 डैश इस साइड पे है नहीं, लेफ़्ट साइड पे, तो 0 होगा सारी बात है। इसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 0 आ जाएगा, और इसका कोफिशिएंट ये क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ये खुद ब खुद 1 आएगा जब जो है वो आपका वो सेम होगा, और 0 आ जाएगा जब वो डिफरेंट होगा। यानी कि जहाँ पे आप फ़र्ज़ कर लेते हैं ना सेम लेते हैं 1 1 1 और 1 I1 आ जाएगा, और ये जो है 1 आ जाएगा। तो इक्वल होगा तो 1 होना है उसने, और जब ये खुद ब खुद देखिएगा यहाँ पे करेंगे ना 1, ठीक है, तो ये 1 डैश आ जाएगा, ये 1 और ये 1 ये सेम वाले आ जाएंगे, उधर से वो जो सेम वाली कंडीशन आ जाएगी 1 1 वाली, वो आपको 1 दे रहा होगा। यहाँ पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ से देख लेना, जहाँ 1 आ जाएगा ना, यहाँ पे 2 2 डैश आ रहा होगा। इसे इधर 1 1 डैश आ रहा है ना, इधर ये 2 डैश 2 डैश और 2 डैश आ रहा होगा। ये फिर 1 2 डैश 1 डैश 2 डैश, फिर 1 डैश 2 डैश इस तरह आ रहा होगा। जो ये जो टर्म आ रही होगी, ये जो कोफिशिएंट आ रहा होगा E2 डैश का, वो आ जाएगा नॉट इक्वल से, ये से, ठीक है। इधर से 1 आ रहा होगा, ऊपर 2 आ रहा होगा, वो इधर से आ जाएगा, क्योंकि इधर वो 0 होना चाहिए। हम कहते हैं 0 है, तो 0 किस तरह होता है, इसी वजह से होता है कि ताकि वो बैलेंस हो जाए, यानी कि इसका कोफिशिएंट 1 हो जाए, इसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो वो रिलेशन आ जाता है। और ये 18 इसलिए कहा गया है कि 9 इससे आते हैं, 9 इससे आते हैं, ठीक है, क्योंकि एक E1 डैश से 3 आ जाएंगी, एक E2 डैश से 3 आ जाएंगी, और इसी तरह E3 डैश से 3 आ जाएंगी, तो 9 हो गए, 9 उसके और 9 इसके, तो टोटल 18। तो ये भी जो है वो अगर कंफर्म करना है तो इधर से इसी तरह जिस तरह डैश का पता है। अब है रेसिप्रोकल बेसिस। अगर अब हमारे पास I1 I2 I3 जो है वो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हों, तो हम एक वैसे लिख सकते हैं ना, जैसा यूजुअली लिखते हैं, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, जो यूजुअली जो यूज़ करते हैं नोशन I1 I2 I3 जो है वो वेक्टर्स हो, नॉर्मल वेक्टर्स हो, ऑर्थोनॉर्मल जो है वेक्टर्स हो। अच्छा, अब हम इसको जनरलाइज करेंगे 5 को मज़ीद। ये क्या लिखा हुआ है, जनरलाइजेशन ऑफ 5 टू द केस ऑफ 3 ऑर्थोगोनल वेक्टर्स।
ठीक है। अब ऑर्थोगोनल तो कह दिए हैं, लेकिन यूनिट लेंथ का नहीं पता हमें, नॉट नेसेसरीली ऑफ यूनिट लेंथ, यानी इनका यूनिट, इनकी लेंथ यूनिट होना जो है वो नेसेसरी नहीं है। अब फिर हम उसको इस तरह लिख, आई वन को इस तरह लिख सकते हैं, आई वन को आई टू को इस तरह लिख सकते हैं, आई वन आई थ्री को इस तरह लिख सकते हैं। इनसे जो है अगर यूनिट बनानी हो तो सिंपली क्या कर देंगे, इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ये जो रिजल्टेंट आएगा वो यूनिट लेंथ का हो जाएगा। ठीक है, तो वो फिर आई वन हो जाएगा, आई टू हो जाएगा, आई थ्री हो जाएगा। ठीक है, और ये आप ऑर्थोगोनल भी रहेंगे, आई वन आई डॉट टू आपस में करें तो नीचे तो वन वन ही आएगा, लेकिन ई वन डॉट ई टू ज़ीरो हो गया क्योंकि ऑर्थोगोनल कहा हुआ हमने। तो ये आई वन आई टू आई थ्री बन गया, उसी की फॉर्म वन आई टू आई थ्री की फॉर्म बनी, आई वन आई टू आई थ्री जो है वो लेंथ वन भी है और ऑर्थोगोनल भी है। तो उधर पुट कर दिया आई वन आई टू आई थ्री की जगह इक्वेशन नंबर 5 में, तो ये इक्वेशन नंबर 6 आ जाती है आपके पास। सिंपली पुट करें ना, फर्ज करें हम पहले ए डॉट आई वन करें ना, ए डॉट आई वन करें, इधर ए डॉट ई वन आ जाएगा, नीचे ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, और साथ ये एक आई वन है, ये आई वन, इस आई वन की जगह पे ये आ जाएगा ई वन, और ई वन का मैग्नीट्यूड वो नीचे दो आएंगे ना, ई वन और ई वन का मैग्नीट्यूड वो स्क्वायर बना देंगे, और साथ ये वाला ई वन जो है इसी तरह है। ठीक है, ये 6 आ जाएगा। अब मज़ीद जनरलाइजेशन करते हैं इसकी कि नो वी कंसिडर मोर जनरल केस ऑफ एक्सपेंडिंग एन आर्बिट्रेरी वेक्टर ए। पहले 5 में लिखा ना ई वन ई टू ई थ्री बेस, आई वन आई टू आई थ्री बेसिस में ए को एक्सपेंड किया ऑर्थो नॉर्मल लेके, फिर 6 लिखा जिसमें ई वन ई टू ई थ्री ऑर्थोगोनल तो हैं लेकिन यूनिट लेंथ ज़रूरी उनका होना ज़रूरी नहीं है, इस तरह एक्सपेंड किया। अब मज़ीद एक्सपेंड करते हैं, किस में ज़रा वो देखते हैं। Now we consider more general case of expanding an arbitrary vector with respect to 3 non-coplanar vectors e1, e2, e3। ऐसे 3 वेक्टर्स में non-coplanar में e1 जो e1, e2, e3 है, अब ये non-coplanars हैं। ठीक है, जनरल मज़ीद जनरल आगे विचर मज़ीद आगे लेकर विचर ना इधर ऑर्थोगोनल नॉर ऑफ यूनिट लेंथ, ना उनकी लेंथ यूनिट है, ना जो है वो उनकी आपस में वो ऑर्थोगोनल है। ठीक है, नॉन कोप्लानर है, आपस में ऑर्थोगोनल होना जो इन जनरल वो नहीं है, और उनका यूनिट लेंथ नहीं है। तो 5 में लिखा था कि दोनों केस हैं, ऑर्थोगोनल भी प्लस यूनिट लेंथ भी। 6 में लिखा कि सिर्फ ऑर्थोगोनैलिटी है। 5 अब मज़ीद क्या कह रहे हैं, अब कहते हैं उनका इन जनरल ऐसे 3 वेक्टर्स में इसको एक्सपेंड करेंगे, एक और ना वो ऑर्थोगोनल हैं इन जनरल और ना जो उनकी लेंथ यूनिट है। तो हम कहते हैं वो जो एक्सपेंशन कर रहे हैं ना, वो कोफिशिएंट हम इस तरह कह रहे हैं A1 A2 A3 है। ठीक है, कोफिशिएंट क्या है, A1 A2 A3। पहले केस में कोफिशिएंट क्या थे, A डॉट I1 A डॉट I2 A डॉट I3। दूसरी में केस कोफिशिएंट ये है और ये है। तीसरे में कोफिशिएंट क्या हम कह रहे हैं, A1 A2 A3। ठीक है, इनकी फॉर्म्स होती हैं अलग, नीचे फाइंड आउट बुक में की हुई है, मैंने यहाँ पे फाइंड आउट नहीं की। ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ पे जो है वो कार्टिजन और कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट जो है वो डिस्कस किए हैं कि ये जो है वो कैसे कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर्म नीचे अलहदा जो है वो बुक में डिस्कशन हुई है। तो ये इसको 7 कह दिया। अब आगे डेफिनेशन रेसिप्रोकल्स की, 2 बेसिस E1 E2 E3 E1 E2 E3। अब ये नोटेशन देख लें, इसके नीचे है, उनकी ऊपर है 1 2 3 सबस्क्रिप्ट्स और सुपरस्क्रिप्ट्स और सेट टू बी रेसिप्रोकल। दोनों जो है वो रेसिप्रोकल होंगी कब, जब ये कंडीशन पूरी हो, ई आई डॉट ई के आई नॉट इक्वल टू के आई इक्वल टू के। जब ये कंडीशन पूरी हो जाए तो उन बेसिस को क्या कहते हैं, दीज बेसिस आर रेसिप्रोकल बेसिस। तो ये 0 और 1, अब अगर ये एक डिफरेंट, इसका मतलब क्या है कि एक वेक्टर जो है वो इधर E1 इनमें से दो के परपेंडिकुलर, दो में से क्या E2 और E3 पे जो है वो परपेंडिकुलर होगा। E1 डॉट E2 0 होगा, E1 डॉट E3 0 होगा, एक दो पे परपेंडिकुलर। ठीक है, तीसरे पे नहीं, तीसरे पे जो है वो 1 दे देता है।
और आप अगर सेम हो तो यानी E1 हो, E2 हो, E3 E1 सबस्क्रिप्ट में हो, E1 जो है सुपर स्क्रिप्ट में हो, तो डॉट इस तरह खुलता है ना, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट जो है 1 आना चाहिए ना, ये इसके मुताबिक ये E1 ये सेम हो तो ये जो है जैसे कि पॉजिटिव पर होगा, ये भी लेंथ कोई होगी, ये भी होगी, इसका मतलब है ये सारे का सारा प्रोडक्ट 1 है, तो पॉजिटिव इसको फिर इसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है ना, अदरवाइज़ तो फिर जो है वो हम ये रिज़ल्ट नेगेटिव आ जाता है। ओवरऑल 1 है ना, इसका मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका भी पॉजिटिव होना ज़रूरी है, इसलिए ये लिखा ये पॉजिटिव है। इसका पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि इनमें आपस में जो एंगल होगा ना वो जो है वो कोई एक्यूट एंगल होगा 0 और π/2 के दरमियान, ताकि जो है वो पॉजिटिव रिज़ल्ट दें। अच्छा, इस किस्म का होगा, ये तो कंडीशन क्या है जी, रेसिप्रोकल बेसिस की कंडीशन है। अब अगर बेसिस जो है वो, अब ये जो दो बेसिस हैं रेसिप्रोकल बेसिस हैं, उनमें आपस में रिलेशन ये है, डिराइव नहीं किया मैंने, डायरेक्ट लिखा है ये और ये नॉन ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि हमें रेसिप्रोकल वो क्या कहते हैं, नॉन कोप्लेनर लिखा हुआ है ऊपर, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो दिस शुड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये जनरल पे लिख दिया वो, ठीक है, ये लिखा है नीचे नॉन ज़ीरो, ये साइक्लिक में है, ठीक है, 1 2 3 इस तरह करके जो भी हो उसकी साइक्लिक। ये तो दूसरी में क्या रिलेशन आ जाएगा जी, ये आ जाएगा, ठीक है, ये सुपर स्क्रिप्ट वाली राइट साइड पे, और आप ये सबस्क्रिप्ट ये भी नॉन ज़ीरो है। अगर आपके पास वही आर्थो नॉर्मल बेसिस यानी कि I1 I2 I3 हो, तो उनकी जो है वो रेसिप्रोकल बेसिस क्या आती हैं, वो इट सेल्फ आ जाती है, ये डिराइव कर लेना है। यानी अगर E1 I1 हो, E2 I2 हो, E3 I3 हो, तो वो इट सेल्फ आ जाती हैं आर्थो नॉर्मल बेसिस, रेसिप्रोकल बेसिस, ठीक है। अगर आपके पास आर्थो नॉर्मल बेसिस हों तो वो इट सेल्फ जो है वो वापस आ जाती हैं अपनी रेसिप्रोकल, उनकी यानी आर्थो नॉर्मल बेसिस की, आर्थो नॉर्मल जो वेक्टर होते हैं I1 I2 I3, उनके जो रेसिप्रोकल बेसिस होती हैं वो वही होती हैं, ठीक है, इट सेल्फ। आगे समेशन कन्वेंशन ये आपने पता है आपको, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अब कुछ इंडिसेस जो है वो ऊपर आएंगे, यानी कि इस तरह ये सुपरस्क्रिप्ट, कुछ सबस्क्रिप्ट और कुछ मिक्स आएंगे, तो उसके लिहाज से वैसे मैं लिख रहा हूँ। ये AI का मतलब होगा 3 क्वांटिटीज़ A1 A2 A3, इसका मतलब 9 क्वांटिटीज़ होगा, इसका मतलब भी 9 क्वांटिटीज़, ऊपर वाली 9 क्वांटिटी A11 A12 सुपरस्क्रिप्ट, ये सबस्क्रिप्ट, क्योंकि देखा हमने कि सब अब सुपरस्क्रिप्ट आ रहे हैं, क्योंकि हमने वो रेसिप्रोकल बेसिस लिए हैं ना, A1 E2 E3 ऐसे वेक्टर्स लिए हैं जो कि इन जना ऑर्थोगोनल है ना, जो है वो हैं यूनिट हैं, ताकि जो है वो फिर वो उसको एक्सपेंशन में, उसके एक्सपेंशन की ये एक ही उनमें उनके कोफिशिएंट देखे ना, वो सुपरस्क्रिप्ट से लिखे थे, कोफिशिएंट हैं एक ही कोफिशिएंट्स, वेक्टर वही है, लेकिन जो है वो थोड़े से दूसरे से डिफरेंट करने के लिए A1 A2 A3 लिखे थे। तो इसी तरह ये हो जाएगा। ये अब क्रॉस में देख लिया होगा आपने कि जो EI डैश हम डिस्कस किया था, वो समेशन जो है वो ऊपर नीचे आ रहा था ना, EI ऊपर नीचे का मतलब सब सुपर स्क्रिप्ट में जो है इंडेक्स आ रहा था। अच्छा जी, ये फ्रॉम 1 and 2 का यूजिंग कन्वेंशन 1 and 2 से लिख सकते हैं, ठीक है। जो पहला EI डैश और EI था, ये फिर 3 और 4 में जो EI डैश और EI था, ये 1 और 2 जो EI डैश निकाला था ना, उसका समेशन हटा दिया, ठीक है। ये जो 2 निकाला था उसका समेशन हटा दिया, ठीक है। ये आगे जो इनमें आपस में रिलेशन निकाला था उनका समेशन जो है वो हटा दिया हमने। ये जो है ये देखते हैं ये 3 और 4 कौन सी हैं, लिख लेते हैं ताकि फिर मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाता है ना। हाँ, इनमें रिलेशन, जब रिलेशन डिराइव कर रहे थे ना,
कोफिशेंट्स हैं, तो उसमें 3 और 4 आए थे, फिर वो 18 रिलेशंस आ गए थे आपस में उनका। जो ये कोफिशेंट्स है ना डायरेक्ट के और इनवर्स के। अब डायरेक्ट वाला कौन सा है, ये आपको यहाँ से पता चलेगा। ये ऊपर डैश वाला जो है वो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के कोफिशिएंट्स है, और जो नीचे कोफिशिएंट नीचे डैश वाला है वो कौन सा है, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के कोफिशिएंट्स है। ठीक है, ये डायरेक्ट वाला, ये इनवर्स वाला। ठीक है, यहाँ पे ये डायरेक्ट वाला, ये इनवर्स वाला। ठीक है, ये 18 रिलेशन आए थे, और ये 3 4 जो है वो उसको मज़ीद हमने ऐसे लिखा था। ठीक है, यानी समेशन कन्वेंशन यूज़ करते हुए ऐसे कर दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।